हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 12 अक्टूबर और आज हम लोग 12 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक संगठन द्वारा वर्ष 2023 के में किस देश की जीडीपी 2% तक रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि विश्व बैंक संगठन, आपको पता है वर्ल्ड बैंक जो है एक ग्रोथ रेट जो है जारी करता है, तो 2% किस देश की जो है इन्होंने ग्रोथ रेट 2023 तक बताई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान आप लोग जानते हैं अभी ये भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और इसमें भी जो है यहाँ पे जो है बाढ़ आई थी जिससे जो है बहुत ही ज्यादा पीड़ित हुए थे और इसकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो इसलिए भी जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसने इसकी जो ग्रोथ रेट है वो है 5 में से 2% तय करी है, यानी कि इसके 2% ही अनुमान लगाया है। और इसमें जो गरीबी है 2% से 4% बढ़ गई है, यानी कि पहले इसकी गरीबी दर थी 2%, लेकिन अब 4% बढ़ गई है, मतलब गरीबी भी ज्यादा बढ़ गई है और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी फॉल हो गई है, डाउन फेस कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक तंगी जो है ये पहले से ही झेल रहा है और अब जो है इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस के जरिए इसकी जो है ग्रोथ रेट 2% रह गई है। बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान में भी हाल ही में आप जानते हैं जो भारत है, पाकिस्तान में जो है एक बाढ़ आई थी जिसमें जो है बहुत प्रभावित हुआ और भारत ने देखो फिर भी अपनी मानवीय सहायता दिखाते हुए इसकी जो है हेल्प की है, कुछ इसको जो है फाइनेंशियली हेल्प की है। और जबकि देखो पाकिस्तान से बिल्कुल हमारी बनती नहीं है, लेकिन वही है ना, जो इंडिया है वो हिंदुस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका दिल बहुत बड़ा है, तो इसलिए पाकिस्तान ने जो है अभी हमने जो हेल्प किया पाकिस्तान की वो की है भारत। तो भारत की जो अभी वर्ल्ड बैंक ने अभी जो ग्रोथ रेट बताई तो वो बताई थी 6.5%, यानी कि भारत की जीडीपी कितनी बताई है वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में 6.5%। ठीक है। और जो ये एडीबी थी, एडीबी बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने कितनी बताई थी, तो उसने बताई है 7.0। ठीक है, एडीबी बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट 7.0 और अभी वर्ल्ड बैंक ने 6.5% बताई है। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना आप लोग जानते हैं 1944 में हुई थी और इसका संचालन यानी कि इसने जो काम करना शुरू किया वो 1945 से किया और इसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविड कमाल पासा है। ठीक है। और इसकी जो सीईओ है वो अंशुला कांत है। ठीक है। और अदर ऑप्शंस की अगर डिस्कस करें श्रीलंका, तो देखो श्रीलंका भी जो है अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और श्रीलंका में भी जो है अभी हाल ही में जो ये राष्ट्रपति बन गए हैं यहाँ के, ये रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धे बन गए। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है बहुत झेला है श्रीलंका ने। और अफगानिस्तान में भी जो है तालिबानियों का शासन आया है ना, और उसके बाद जो है इससे भी जो है बहुत सारी चीजें झेली है। और इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये नरेंद्र मोदी जी, आप सभी लोग जानते हैं। और ये जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और पाकिस्तान के कौन है, ये अभी जो है शाहबाज शरीफ बने, यहाँ पर भी जो है तख्ता पलट हुआ था और यहाँ पर जो थे पहले जो ये इब्राहिम थे, है ना, तो ये अब जो है शाहबाज शरीफ बन गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के भवन में किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम आप लोग जानते हैं, सिक्किम एक छोटा सा ही राज्य है भारत का जिसकी राजधानी गंगटोक है। वहीं पर अभी जो हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्री भी जो है अमित शाह, इन्होंने ही जो है इनकी मूर्ति का जो है अनावरण किया है और ये सिक्किम के गंगटोक में किया गया है। बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम के जो अभी हाल ही में आप ये याद रखना कि जो सिक्किम है ये जैविक खेती के मामले में हमेशा ही टॉप पर रहा है राज्य, जैविक खेती में। और सिक्किम की अभी एक अम्मा और वात्सल्य योजना ये अभी सिक्किम की ही थी। ठीक है। और आप लोग ये जानते हैं कि जो अमित शाह है, जो जितने भी सीआरपीएफ होते हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये जितने भी हमारे सुरक्षा बल हैं, ये अपनी रिपोर्ट किनको सौंपते हैं, तो ये अमित शाह यानी हमारे गृह मंत्रालय में ही ये जो है रिपोर्ट सौंपते हैं। और ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, इन्होंने ही अभी जो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है वहां पर क्या किया था, स्टैचू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा, किसकी थी ये, रामानुजाचार्य की प्रतिमा
श्रीनगर में इन्होंने ही जो है उद्घाटन किया था। और ये सहकारिता मंत्री है। सहकारिता मतलब जो देशों में कॉरपोरेशन या सहकारिता बिठाता है ना, जैसे कि साथ संगठन मेल तालमेल, तो उसके मंत्री भी यही है। और अभी सहकारिता ने ही जो है ना अपने 100वां दिवस मनाया। 100 साल पूरे जो है इसने अपने पूरे किए हैं सहकारिता दिवस ने। और ये कब किए हैं, तो सहकारिता दिवस को भी जो है ना 100 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है, ये है गांधीनगर। और गांधीनगर में ही अभी हाल ही में जो है डिजिटल वीक मनाया गया था। डेफ एक्सपो की जो सम्मेलन हुआ था ये भी गुजरात में ही हुआ था। और गुजरात में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल ब्रिज का जो है उद्घाटन किया था। तो देखो, ए से अहमदाबाद और ए से ही अटल ब्रिज का निर्माण उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे बसा है। आप लोग मेरी पहले की वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा कि ऐसी कुछ जो सिमिलर साउंड से हम कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं, सिमिलर वर्ड से बना सकते हैं। तो ये ट्रिक्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। बस इससे ये होता है कि आप जो है आपके जब हम कुछ रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो माइंड से स्किप नहीं होता और वो याद जरूर आ जाता है कि ये चीज हमने इससे रिलेट करके पढ़ी थी। तो इसलिए हमें कुछ रिलेट कर लेना चाहिए या इंजॉय करके पढ़ना चाहिए ताकि वो हमारे माइंड से स्किप नहीं होता है। तो ए से अटल बिहारी और ए से ही अहमदाबाद। और याद रखना कि जो बालिका पंचायत की जो सम्मेलन है, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, जितनी भी ये बैठकें हैं ये सब गुजरात में ही की गई थी। और बात करें मेघालय की, तो मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, आप लोग जानते ही हैं। और मेघालय है यहाँ पर जो है ना अभी हाल ही में एक पिगरी योजना, मतलब सुअरों से रिलेटेड एक पिगरी योजना कहाँ चलाई गई थी, तो ये मेघालय में ही चलाई गई थी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई में हाल ही में एक रंग महोत्सव मनाया गया और खादी फेस्टिवल भी ये मुंबई में ही मनाया गया। कौन सा? खादी फेस्टिवल मुंबई में मनाया गया। और महाराष्ट्र से आप लोग जो इनके मुख्यमंत्री है ये कौन है, तो ये है एकनाथ शिंदे। और उद्धव ठाकरे जो है अब यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं रहे, यहाँ के हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि 19 अगस्त को जो अभी हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव मनाया, उसके तहत जो दही हांडी का खेल होता है उसमें जो है जो खिलाड़ी जो है अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको सरकारी नौकरी में जो है आरक्षण देने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया था। और इसको, इस खेल को जो है दही हांडी खेल को, इसको जो है साहसिक खेलों का दर्जा भी महाराष्ट्र ने दिया था। और मुंबई में अभी हाल ही में ई डबल डेकर बस, आप लोग जानते हैं डबल डेकर बस जो है ये चलाई जाती है, मुंबई में सबसे ज्यादा चलाई जाती है। तो ई डबल डेकर बस, ई डबल डेकर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का जो अनावरण है, उद्घाटन, ये हमारे केंद्रीय परिवहन और ट्रांसपोर्ट जो मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने जो है मुंबई में किया इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ को रोकने और विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। ऑनलाइन जुआ आप लोग जानते हैं, जो आजकल जो बहुत सारी एप्स हैं जो ऑनलाइन जो है ये ताश वगैरह ये सब और ऑनलाइन कुछ गेम्स हैं, तो इनसे फ्रॉड वगैरह बहुत हो रहा है। तो इसलिए जो है इसको रोकने के लिए अभी तमिलनाडु सरकार ने जो है ये पहल शुरू की है कि ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए इन्होंने जो है एक अध्यादेश जारी कर दिया है। आप देखते हो जैसे पोकर हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती है जो फ्रॉड के जो है इसकी आड़ में चलाती है, जिससे जो है कई चीजें जो हैक हो जाती है या फिर आपको जो है ऑनलाइन फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। तो इसी को रोकने के लिए भी तमिलनाडु सरकार ने जो है ये ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए अध्यादेश जारी किया है। तमिलनाडु, तो इसके मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन, है ना। और तमिलनाडु में आप लोग ये याद रखना, जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, ये तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था, तो शुभंकर था थुम्बी। तमिलनाडु आप लोग ये याद रखना कि देखो फ्री स्कूलों में मिड डे मील तो मिलता ही है, लेकिन फ्री नाश्ता यानी कि फ्री ब्रेकफास्ट की योजना लाने वाला पहला राज्य स्कूलों में ये तमिलनाडु ही था। और कर्नाटक, कर्नाटक की बात करें तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं ये बसवराज बोम्मई है। और कर्नाटक में जो आप ये याद रखना, ट्रांसजेंडर्स को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य ये कर्नाटक ही बन गया था। और कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी जो है रिजर्व है, ठीक है। और कर्नाटक जो है इंटरनेट के मामले में, ठीक है, ये जो है आगे रहता है, ठीक है। और केरला,
केरला के जो मुख्यमंत्री है ये है पिनई विजयन। केरल में आप ये रिलेट कर सकते हो कि आंगनवाड़ी में बच्चों को दूध और अंडे की फैसिलिटी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य ये केरला बना था। अभी हाल ही में इसने योजना चलाई थी। और कर्नाटका नहीं, सॉरी, केरला केरला जो है इंटरनेट और शिक्षा यानी कि साक्षरता के मामले में जो है केरला जो है हमेशा टॉप पर रहता है। और नीति आयोग ने एक जो है अभी इंडेक्स जारी किया था, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, जिसमें केरला राज्य ही टॉप पर था, यानी कि स्थिरता सूचकांक में केरला टॉप पर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश भी डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, तो इसके जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है ये है अमरावती। और कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है, आप लोगों को पता होगा। कर्नाटक के बैंगलोर में जो है हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, और इन्होंने अभी हाल ही में कौन सी योजना चलाई, तो कल्याण मस्तु, एक शादी से रिलेटेड योजना है, जिसमें जो है जल्दी लोगों की जो शादी ना कराई जाए, लड़कियों की शादी आप लोग जानते हैं पहले करा दी जाती है, तो उस चीज को कवर करने के लिए या रोकने के लिए तो कहा गया है कि लड़कियों की जो उम्र 21 साल होगी, है ना, तो कम से कम 18-21 साल में लड़कियों की शादी हो, इसलिए जो है एक स्कीम बनाई है, जिसके जरिए कुछ जो फैसिलिटीज है ये आंध्र प्रदेश सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो ये जो है अभी कल्याण वस्तु योजना आंध्र प्रदेश ने चलाई। और आंध्र प्रदेश में ही जो है हमारा 25वां हाई कोर्ट, कितने टोटल हाई कोर्ट है भारत में, 25, तो 25वां हाई कोर्ट ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही बनाया गया था। और इसकी सबसे फेमस योजना है अम्मा वोडी योजना। अम्मा वोडी यानी कि माँ की गोद, हिंदी में इसे कहा जाता है। इसकी सबसे फेमस योजना है अम्मा वोडी योजना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने दक्ष पहल जारी की है, तो मतलब दक्ष नाम की एक पहल जारी की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग जानते हैं ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसने जो है दक्ष ऐप लॉन्च की है। और ये क्यों की है, तो ये पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए, यानी कि निगरानी रखने के लिए, बैंक जो होते हैं उनको उन्नत प्रणाली प्रदान करने के लिए एक दक्ष ऐप जो है ये लॉन्च की गई है। और दक्ष का अर्थ क्या होता है, कुशल यानी कि सक्षम, जो अनुप्रयोग अंतर्निहित क्षमताओं को दर्शाता है। यानी कि एक ऐसा वेब पोर्टल बनाया गया है जिसमें एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों और एनबीएफ जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से काम करेगा। यानी कि बैंकों को और ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाएगा, निगरानी अच्छे से रखी जाएगी, है ना, और एंड टू एंड हमारी जो है प्राइवेसी को रखा जाएगा। तो इसके ये सब करने के लिए एक दक्ष पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। अब बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1945 में हुई थी। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 1945 में इसे राष्ट्रीयकृत किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक के भी जो हाल ही में ये जो गवर्नर है ये है शशिकांत दास। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने मनी ऐप लॉन्च की थी। जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं ना, जो आंख से देख नहीं सकते हैं, उनके लिए इसने जो है मनी ऐप लॉन्च की थी, दृष्टिबाधितों के लिए। विश्व बैंक की डिस्कशन हम कर ही चुके हैं। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक है ना, और इसका स्थापना 1944 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। भारतीय रिजर्व बैंक का ये हेडक्वार्टर ये मुंबई में है। ठीक है, और नीति आयोग आप लोग सभी जानते हैं, पहले ये योजना आयोग था, 2015 में इसकी स्थापना कर दी गई, यानी कि इसे नीति आयोग बना दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी हैं। और सीईओ कौन है, तो ये परमेश्वरन अय्यर है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो स्थापना है ये भी वर्ल्ड बैंक के साथ ही 1944 में की गई थी। और इन दोनों ने ही कार्य करना 1945 में स्टार्ट किया। और आईएमएफ का भी जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका में है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को हाल ही में कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट 2022 यूएन हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
यानी कि एक ऐसा मतलब अर्बन मतलब कि ऐसा गांव या गांव का एक रीजन है जिसने ट्रांसपोर्ट के मामले में जो है बहुत अच्छा काम किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, तो इसे जो है कैपिटल अर्बन रीजन, अर्बन क्या होता है मतलब गांव, है ना, गांव में एक अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बताने के लिए जो यह कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट ये भुवनेश्वर को दिया गया। और ये पुरी, उड़ीसा में आप लोग ने पुरी सुना होगा जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो ये वही दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो उड़ीसा की एक बस आपने सुनी होगी मो बस सेवा, है ना, तो ये उड़ीसा की ही थी मो बस सेवा। तो इसी के चलते और इसकी अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के चलते जो है सम्मानित इन्हें इस अवार्ड से किया गया है। और मो बस सेवा को इससे पहले भी यूनाइटेड नेशंस ने पहले भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस बार भी जो किया गया है इन्हीं को। भुवनेश्वर उड़ीसा की जो है ये राजधानी है भुवनेश्वर। और उड़ीसा से आप लोग याद कर सकते हो मो बस सेवा। और उड़ीसा में ही विशालतम अयस्क के भंडार खोजे गए थे, ठीक है। और ये है लखनऊ, तो लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में ही जो है हाल ही में पहले जो है भारत के पहले नाइट सफारी पार्क की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये लखनऊ में की गई थी। मतलब नाइट सफारी पार्क जो जंगलों में जो चीते वगैरह होते हैं ना, हाथी वगैरह, मतलब एक जो जू होता है उसको नाइट में देखने का जो पहला सफारी पार्क लखनऊ में लगाया गया। और लखनऊ में जो है हाल ही में आप लोग ये जानते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश है वहाँ उसके उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक ट्विन टावर जिसे टीटी टावर के नाम से जाना जाता है, भ्रष्टाचार की ये इमारत थी, इसे गिराया गया था, है ना। और उत्तर प्रदेश में परिवार कार्ड योजना, सक्षम पोर्टल और ये सब जो है उत्तर प्रदेश की योजना है। और ये जो उत्तर प्रदेश है ये वाटर कंजर्वेशन, यानी कि अप्रैल में जो एक अमृत सरोवर योजना मोदी जी ने चलाई थी उसमें जो सबसे अच्छा काम किया ये उत्तर प्रदेश राज्य ने ही किया। इसने हर जिले में 75 तालाब बनाए थे। और जो है वाटर कंजर्वेशन हो गया। और क्या है, जो ओएनडीसी या फिर आप कह सकते हो वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट मुहिम से जुड़ने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? तो ये कंगना रनौत थी। और अभी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत, मतलब कि आयुष्मान भारत योजना जन आरोग्य योजना जिसे आप जानते हैं, जिसकी स्थापना 2018 में की गई, तो उसमें भी उत्कृष्टता का अवार्ड ये यूपी को ही मिला था। मतलब कि इसने सबसे अच्छा काम यहाँ पर किया है। और मुंबई की बात आई, मुंबई से हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। और हैदराबाद, तो ये हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो ये तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद से आप लोग ये याद रखना कि फॉर्मूला वन रेस आप लोगों ने कार रेसिंग देखी होगी, है ना, तो ये हर जगह आयोजित नहीं होते, लेकिन इस बार 2023 में भारत में पहली बार ये फॉर्मूला वन रेस जो है आयोजित की जाएगी और ये हैदराबाद में ही की जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तहत किस राज्य में पार्क विकसित किए जाएंगे? और मतलब ये पार्क जो होंगे ना, ये होंगे जो हमारे जो गाय होती है उनके लिए, तो ये छत्तीसगढ़ में किए जाएंगे। आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो है अभी एक लंपी वायरस जो गायों में फैला है उसके कारण बहुत ज्यादा मौतें छत्तीसगढ़ में हुई हैं। तो महात्मा गांधी की जो अभी जयंती थी 2 अक्टूबर को, तो इसी के चलते बहुत सारे राज्यों ने बहुत काम किए हैं। तो इसी जो है ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ने गायों के लिए जो है फैसिलिटी ये उपलब्ध कराई है कि 300 गायों में जो काउ शेल्टर यानी कि गौशाला, आपने जो गो आश्रम सुने होंगे, तो ये जो है इसके तहत आयोजित किए जाएंगे। तो ये अभी जो है गायों के लिए जो है शेल्टर्स बनाए जाएंगे 300 से अधिक गांवों में। और इससे पहले भी जो है ना अब तक जो है 8000 से अधिक ये जो है गौशाला या गो आश्रम स्थापित कर चुका है छत्तीसगढ़। लेकिन जो इस तरह के जो शेल्टर होंगे ना जिन्हें औद्योगिक रूप में मान्यता दी जाएगी, तो वो अभी हाल ही में ये 300 गांव के शेल्टर्स को दी जाएगी। और बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो इसके एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और गायों के लिए पहले भी ये जो है इसने योजना चलाई थी, गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, ठीक है। और इसमें जो है गायों के जो मूत्र होते हैं या गोबर होते हैं उनको 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो खरीदने का जो मुहिम ये छत्तीसगढ़ सरकार ने ही चलाई थी। और महतारी योजना एक इसकी बहुत फेमस योजना है, ये महिलाओं के लिए इसने चलाई थी महतारी योजना। और एक हरेली उत्सव, फसल के तहत जो है हरेली उत्सव, ये भी जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने ही मनाया था। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो है 33 नए जिले बनकर तैयार हुए हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये दोनों ही संख्या है 36 और 33, है ना। तो छत्तीसगढ़ ने 33 जिले बनाए, ऐसे रिलेट कर सकते हो।
तमिलनाडु से हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, इसके मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और इसकी राजधानी है चेन्नई, जहां पर जो है 44वां शतरंज ओलंपियाड संपन्न किया गया था। उत्तर प्रदेश भी हम डिस्कस कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री हैं, राजधानी इसकी लखनऊ है। और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो कि मध्य प्रदेश में इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी 17 सितंबर को जो मोदी जी का बर्थडे मनाया गया, तो जो है 8 जो चीते लाए गए, कहाँ से? नामीबिया। नामीबिया कहाँ है? तो ये एक अफ्रीकी देश है। तो नामीबिया के अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। ये मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से लाए गए थे, जिसमें 5 मादा थे और 3 नर थे। और अभी हाल ही में इन चीतों की रखवाली के लिए एक ईलू नामक कुत्ते को जो है तैनात किया गया है, यानी कि इनको जो है रखवाली के लिए इन कुत्तों को जो है उस पार्क में तैनात किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यह शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के भोपाल में ही इस बार के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 होंगे, उसका 5वां संस्करण यहीं पर किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मध्य प्रदेश के जो है कुनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए थे। और अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश का आप लोगों ने इंदौर शहर सुना ही होगा, है ना। इंदौर शहर को जो है सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। बहुत सफाई रहती है यहाँ पर, और इसीलिए जो सबसे स्वच्छ राज्य बन गया, ये भी मध्य प्रदेश ही बना। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। और मध्य प्रदेश में अभी जो आप लोग जानते हैं उज्जैन है, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर जो है, महाकालेश्वर भगवान जी का, तो ये महाकालेश्वर एक कॉरिडोर की जो स्थापना है, उद्घाटन, ये अभी नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किया है। और ये जो महाकालेश्वर कॉरिडोर है, ये वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया था ना नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन, ये उससे भी बड़ा है। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने महाकालेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया, और ये कहाँ है? तो ये उज्जैन में है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 136 फीट का रिकॉर्ड बनाकर दुनिया का पूजा जो है दुनिया का पूजा पंडाल गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया? तो ये जो दुर्गा पूजा पंडाल होते हैं ना, ये इसकी बात की जा रही है। ठीक है, मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगी। दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा पंडाल 136 फीट का बनाकर ये रिकॉर्ड किसने कायम किया है? तो आप लोग जो है पहले आपको लगेगा कि कोलकाता, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा बंगाल में ही होते हैं, लेकिन नहीं, कोलकाता नहीं, लखनऊ। लखनऊ में जो है 136 फीट ऊंचा जो है दुर्गा पूजा का पंडाल बनाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना दिया है लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश का ही राज्य है, भी डिस्कस किया हमने। तो सबसे ऊंचा बनाया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में सेक्टर में माँ दुर्गा पूजा का पंडाल, दुनिया का सबसे ऊंचा पंडाल ये बनाया गया है, और इसकी जो है ऊंचाई 137 फीट है, और जल्द ही से गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। और अब तक का जो सबसे ऊंचा पंडाल था ये कोलकाता में था, लेकिन अब इस पंडाल के बनने से ये पंडाल जो है सबसे ऊंचा हो गया है। और लखनऊ अभी हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, है ना। कोलकाता, तो आप लोग ये याद करना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है ना। कोलकाता में ही जो है ना पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, यानी कि पानी के अंदर चलने वाली जो है अंडर वाटर मेट्रो का पहली बार जो उद्घाटन किया, ये कोलकाता में ही बनाई गई। ठीक है, और कोलकाता में ही पश्चिम बंगाल में जो 2021 के डूरंड कप होते हैं, ठीक है, जो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, सबसे पुराना जो है फुटबॉल का डूरंड कप ही है। तो 2021 का जो है पश्चिम बंगाल कोलकाता ने होस्ट किया था, और इसमें जीता कौन था? तो ये गोवा एफसी जीती थी, इसमें गोवा जीता था। दिल्ली, तो दिल्ली शहर जो है भारत की राजधानी है ना। और दिल्ली में ही जो है, दिल्ली को जो है अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ था, सबसे प्रदूषित राजधानी जो थी ये दिल्ली ही थी। तो इसके मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जो है 10 लाख वृक्षारोपण नीति का जो है लक्ष्य रखा, ये दिल्ली ने रखा। और हरियाली महोत्सव प्रदूषण के चलते यही मनाया गया। और जो एक एंटी डस्क, अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ा था, एंटी डस्क जो स्कीम चलाई, ये भी पोल्यूशन से रिलेटेड, ये दिल्ली ने ही चलाया। तो जितने भी पोल्यूशन से रिलेटेड काम है दिल्ली में किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली बहुत जो है प्रदूषित है। ठीक है, और अभी दिल्ली में ही जो है आप लोगों ने एक पुस्तक मेला सुना होगा, जिसको है एनबीटी, यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट जो है ऑर्गेनाइज करता है। तो इस बार का जो 2023 का नेशनल बुक फेयर, यानी कि पुस्तक मेले का आयोजन, ये फरवरी में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो फरवरी 2023 में ये दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा।
और पहला जो वॉर मेमोरियल है वो भी दिल्ली में ही है। ठीक है। राजस्थान, तो राजस्थान से आप ये रिलेट कर सकते हो, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से कहा जाता है। मुख्यमंत्री है इसके अशोक सिंह गहलोत। राजस्थान में आप ये रिलेट करना भी, हाल ही में इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ये कौन सी थी, तो ये चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। और पहली जो डिजिटल अदालत बनाने का जो रखा लक्ष्य बनाया जिसने, तो वो पहला राज्य राजस्थान बना। और महिलाओं के लिए सहकारी योजना राजस्थान की थी। और राजस्थान में ही पहली बार जो है राजीव गांधी खेल ओलंपियाड का जो है शुरुआत की गई। देखो, आर से ही राजस्थान और आर से ही राजीव गांधी, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, रिलेट करके पढ़ सकते हैं। राजीव गांधी खेल ओलंपियाड आर से ही राजस्थान में शुरू हुए। और राजस्थान में आप ये रिलेट कर सकते हो, एक अनुप्रीति योजना है। अनुप्रीति योजना ये कोचिंग सेंटर से रिलेटेड है, जिसमें जो है ना मुफ्त में जो शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी अच्छे अच्छे कोर्सेज की। तो ये अनुप्रीति योजना भी राजस्थान से ही है। लखनऊ हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल अवीव ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच आप लोग जानते हैं, ये भी टेनिस प्लेयर है। तो ये तेल अवीव एक ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है 2022 का। तो इसमें देख सकते हो नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। बात आई है नोवाक जोकोविच की, तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट, तो ये जो है ना ये सर्बिया के बिलोंग करते हैं। कहाँ से, सर्बिया से। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। और आप लोगों को याद होगा इस बार का जो विलम्बडन ओपन टेनिस, देश भर में जो पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, आपको पता ही है। पहले कौन सा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम, फिर फ्रेंच होता है, ठीक है, और फिर विलम्बडन होता है, और फिर यूएस होता है, यूएस टेनिस। तो जो ये ऑस्ट्रेलिया का था, तो ये किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच वाले ये जीते थे। रोजर ये राफेल नडाल ने जीते थे, है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीते। और ये जो विलम्बडन ओपन था ये जीता था ये नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। और ये जो यूएस ओपन अभी हाल ही में संपन्न हुआ, इसने अल्कराज ने जीता था। अल्कराज भी एक प्लेयर है, तो ये इन्होंने जीता था। और मैं बता देती हूँ, ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, तो ये जो है ना ये हार्ड कोर पर खेला जाता है, जो यानी कि हार्ड कोर जो होता है उस पे। और फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान में खेला जाता है, विलम्बडन ओपन घास के मैदान में, और यूएस ओपन भी जो है ना ये भी हार्ड कोर पर ही खेला जाता है। तो इसमें जो है ये जीते। और मैं फीमेल कैटेगरी में बता देती हूँ, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुए थे इसमें एशले बार्टी जीती थी। देखो ऑस्ट्रेलिया और एशले बार्टी एक जैसे सिमिलर साउंड है, रिलेट कर सकते हो। और इस एशले बार्टी ने ही मात्र 25 साल की उम्र में जो है संन्यास की घोषणा भी कर दी है, ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट जीतकर। और फ्रेंच ओपन ये किसने जीता, तो ये ईगा ने जीता था। ईगा जो फीमेल प्लेयर है, और ईगा इन्होंने ही जो है यूएस ओपन भी अभी हाल ही में जो समन हुआ उसमें फीमेल कैटेगरी में ईगा ने ही जीता। तो ईगा, फ्रेंच और यूएस ओपन ईगा ने जीता, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टी ने, और विलम्बडन ओपन केरियाना विरियाना ने जीता था, जो एक कजाकिस्तान की रहने वाली महिला थी, ठीक है। अदर ऑप्शंस अगर देखें तो देखो राफेल नडाल मैंने आपको बता ही दिया, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन ये दोनों जो है इन्होंने ही जीते थे। नोवाक जोकोविच ने अभी तेल अवीव ओपन जीता है, और कौन सा, विलम्बडन ओपन टेनिस जीता। एशले बार्टी ने तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, है ना। और ईगा ये पोलैंड की एक खिलाड़ी है, इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन, और अभी हाल ही में जो यूएस ओपन हुआ तो ये भी जीता ईगा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का जो हाल ही में आयोजन कहाँ किया गया। आप लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको आप जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस IS से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इसकी जो अभी 5वीं बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ पर, नई दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 6 अक्टूबर न्यू दिल्ली में की गई। और ये क्यों की गई, तो केंद्रीय विद्युत और नवीकरण मंत्री हमारे कौन है, RK सिंह, इन्होंने 17 से 20 अक्टूबर 2022 नई दिल्ली में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक का जो है मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें क्या होगा, जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जो सोलर सिस्टम होते हैं, हम ऊर्जा कैसे कर सकते हैं, तो इन्हीं सब के लिए जागरूक के लिए ये जो बनाया जाता है। और अब बात आई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी,
2015 में ही की गई थी। और कब की गई थी, तो एक होता है COP21, एक COP21 सम्मेलन था। और ये किसकी पहल थी, तो इंडिया और फ्रांस ने 2015 में COP21 का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है इसकी जो है आधारशिला रखी, जब ये डिसाइड किया कि ये बनेगा। और ISA ही एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका जो मुख्यालय है वो इंडिया के जो हरियाणा है ना, हरियाणा के गुरुग्राम में ही इसका जो हेडक्वार्टर आ जाएगा। कब की गई थी, 2015 के COP21 सम्मेलन में। इंडिया और फ्रांस की ये पहल थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल थी। और अगर कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करें तो देखो, इसमें जो 100 सदस्य शामिल था, ये मान लो ये ग्लोब है ना, और ये जाती है आपकी कर्क रेखा, ये जाती है भूमध्य रेखा, और ये जाती है मकर रेखा। तो इस क्षेत्र को जो कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सूर्य की किरण है ना सबसे सीध में पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये यहाँ के जो देश है सोलर एनर्जी बनाने में बहुत दक्ष होते हैं, क्योंकि ये बन सकते हैं इजीली। तो सोलर एनर्जी बनाने के लिए ये राज्य जो है बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। और लेकिन अब जो है ना, जो कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे वाले राज्यों को भी जो इसमें शामिल किया जा रहा है, इसलिए जो सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां राज्य बना, ये USA अमेरिका बना। और 102वां देश कौन सा बना, तो ये 101वां देश USA बना, 102 देश बना एंटेगुआ, ठीक है। तो ये दोनों भी इसमें अब शामिल हो गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। और न्यू दिल्ली से हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बाली जो है ये इंडोनेशिया में है। और इस बार के जो G20 सम्मेलन आप लोग जानते हैं, भारत के इसका सदस्य है, तो इस बार का सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ। और 2023 का कहाँ होगा, तो पहली बार G20 जो सम्मेलन है इंडिया होस्ट करेगा। और ये कहाँ किया जाएगा, तो ये जम्मू और कश्मीर में किया जाएगा, इंडोनेशिया। अभी जो है 2022 का इंडोनेशिया बाली में हुआ, और 2023 का G20 सम्मेलन जम्मू कश्मीर होस्ट करेगा। कनाडा, तो ये कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। तो आप लोगों को पता है जो सिगरेट का पैकेट होता है उस पर तो जो है चेतावनी लिखी ही होती है, लेकिन हर सिंगल सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, ये पहला देश कनाडा ही बना। कनाडा ने ही जो है हैंडगन नियम पारित किया था। और कनाडा में ही जो है अभी सबसे पुराना पार्क जो है ये खोला गया, सबसे पुराना पानी ये कनाडा में ही खोजा गया था। और कनाडा से आप ये रिलेट कर सकते हो, पहला गीता पार्क भारत के बाहर, गीता पार्क ये खोला गया था कनाडा में। और कनाडा में A.R. रहमान, आप लोग सभी जानते हैं A.R. रहमान जो एक फेमस सिंगर है, तो कनाडा की एक सड़क का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। जनेवा, तो जो WHO है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के जनेवा में ही हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन 5 लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। आप लोग जानते हैं क्रू 5 मिशन, ठीक है। स्पेस एक्स ये एक अमेरिकी कंपनी है, और ये किसकी है, तो ये एलन मस्क की है। एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है इस टाइम पर, उनकी ये कंपनी है। तो इन्होंने जो है ये अमेरिका की कंपनी नासा के साथ मिलकर ही जो है ना, नासा और स्पेस एक्स दोनों ने मिलकर एक क्रू 5 जो मिशन और लॉन्च किया है। और भारत के समय अनुसार ये लॉन्च पैड 39A से मिशन को 9:30 बजे लॉन्च किया गया, ठीक है। स्पेस एक्स ने क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस एक्स स्टेशन के लिए रवाना किया, मतलब 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें गए। और एलोन मस्क के नेतृत्व वाली ये कंपनी, देखा एलोन मस्क मतलब कि एलोन मस्क की ही जो कंपनी है, टेस्ला भी एलोन मस्क की ही कंपनी है। अपने लॉन्चिंग व्हीकल से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा है। कितने रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को इन्होंने यहाँ पर भेजा है। और अभी हाल ही में आपने न्यूज भी सुनी होगी कि अमेरिका ने जो है ना, अमेरिका ये जो नासा अमेरिका की स्पेस कंपनी है, इसने निकोल मान को जो है पहली अंतरराष्ट्रीय जो महिला है स्पेस पे जाने वाली, वो तैयार की है। तो ये इसी मिशन पे जाएंगी, ठीक है। तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, CSR मतलब कनाडा स्पेस एजेंसी, कनाडा स्पेस एजेंसी ये कनाडा की है। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी,
तो ये 1969 में हुई थी। ये भारत की स्पेस रिसर्च कंपनी आप लोग जानते ही हैं। कर्नाटका के बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और रोसकॉस्मोस, तो ये रशिया की जो है स्पेस एजेंसी है। देखो आर से ही रोसकॉस्मोस और आर से ही रशिया, और इनकी साउंड भी सिमिलर है, तो ट्रिक आप याद कर सकते हो। अब जो है ये स्पेस इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च की बात आई है, तो आप लोग जानते ही हैं जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होते हैं, है ना, अंतरराष्ट्रीय, जो जहाँ पर जाकर ये यात्री जो है स्पेस की जो रिसर्च वगैरह करते हैं, तो इनको 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। तो ये पहले थी रोसकॉस्मोस रशिया की, CSA कनाडा की थी, भारत की इसमें शामिल नहीं थी, और एक थी ये जापान की जाक्सा थी, है ना, और एक थी यूरोपियन रिसर्च सेंटर, ये यूरोप की थी। रोसकॉस्मोस हो गया, कनाडा की हो गई, जापान की हो गई और यूरोप की हो गई, और एक इसमें जो है ये चाइना, ये भी है चाइना स्पेस सेंटर। इसकी इन्होंने जो है 5 ने मिलकर ये जो है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को जो है बनाया था। रशिया की रोसकॉस्मोस, CSA चाइना स्पेस एजेंसी, जापान की जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और ये से चाइना। और अभी हाल ही में आपको बता दें कि ये जो रशिया है इसने कहा है कि ये 2024 तक ये जो है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होता है ना, इनसे ये बाहर हो जाएगा और ये अपना खुद का एक स्पेस सेंटर जो है अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा, यानी कि ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर इससे बाहर हो जाएगा। रशिया 2024 में अपना खुद का बनाएगा। तो ये थे आपके कुछ आज के डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, जो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। और जितने भी आप वनडे एग्जाम, SSC, रेलवे, बैंकिंग, इन सब की तैयारी कर रहे हो तो ये इन सब के लिए है। और ये जो है आपके करंट अफेयर्स, ये भी सारे आपके एग्जाम्स के लिए है। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा आदि करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये क्या है? मतलब कि राष्ट्रपति को जो है आप लोग जानते हैं मृत्यु दंड में जो है, अगर राष्ट्रपति किसी को मृत्यु दंड के लिए क्षमा कर देता है तो वो याचिका लगा सकता है। एक व्यक्ति अगर किसी को फांसी की सजा के लिए, मृत्यु दंड के लिए बोला हो तो राष्ट्रपति क्षमादान की याचिका लगा सकता है। अगर राष्ट्रपति उसको क्षमादान दे देता है तो उसकी फांसी जो है टल जाती है। तो राष्ट्रपति की इस शक्ति को हम न्यायिक शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की यह न्यायिक शक्ति कहलाती है, जिसमें उसे क्षमा करने का प्रावधान है। और ये प्रावधान अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति तो मृत्यु दंड में जो है कम करता है, लेकिन जो होता है ना सजा कम करना या फिर किसी की जो उम्र कैद है वो कम करना, तो उसको जो है राज्य का गवर्नर, जो आपके राज्यपाल है, उनके पास भी शक्तियां होती है। मृत्यु दंड से रिलेटेड क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है, और ये इनकी न्यायिक शक्ति है क्योंकि न्याय कर रहे हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संसद का अनन्य सदस्य नहीं है, मतलब इन ऑप्शंस में से संसद का पार्ट क्या नहीं है? तो आप लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति। एक जो संसद है वो किससे बनती है? तो संसद में लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं, फिर उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा, फिर हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ये मिलकर तीनों संसद का निर्माण करते हैं। उपराष्ट्रपति इसमें नहीं होता, है ना। उपराष्ट्रपति किसी भी संसद का हिस्सा नहीं होता या किसी भी संगठन का, ये तो सिर्फ राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये किसको देगा, मतलब ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको ना जो केंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। देखो, जब केंद्र सरकार होती है उसमें जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो जो है उसका उपाध्यक्ष होते हैं, उनको जो है अपना इस्तीफा देता है, और उपाध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर को, ये इनका वाइस एंड वर्सा चलता है उल्टा। जब लोकसभा का स्पीकर देगा इस्तीफा तो ये उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष जब देगा तो ये लोकसभा के स्पीकर को देगा। तो ऐसे ही राज्य का विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो यहाँ के ये उपाध्यक्ष जो हो गए, इनको जो है ये अपना इस्तीफा सौंपेगा, किसके? राज्य के उपाध्यक्ष को। ठीक है, क्योंकि विधानसभा राज्य में होते हैं, आप लोग जानते हैं। विधानमंडल का गठन राज्य में होता है, जिसमें विधानसभा निम्न सदन होता है, विधान परिषद ये उच्च सदन होता है, इसके भी 2 सदन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? आप लोग सभी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और ये कहाँ पर है? तो ये निकोबार द्वीप समूह, आप लोगों ने अंडमान निकोबार सुना होगा, तो ये इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह के समीप है।
अदर ऑप्शंस की बात करें तो सबसे उत्तरी पॉइंट, यानी कि मैप में आपने देखा होगा ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 पॉइंट होते हैं, तो सबसे दक्षिण पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन इंदिरा कोल ये सबसे ऊपर का जो पॉइंट हो जाता है ये है, ठीक है, जिसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं। सबसे उत्तरी जो पॉइंट है इंदिरा कोल। गौर माथा यानी कि जो पश्चिम पश्चिम का जो सबसे पश्चिमी भाग है, बिंदु है भारत का, तो ये गौर माता है। और अगर पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी पार्ट यानी पॉइंट कौन सा है, तो ये किबिथु है ना। किबिथु भारत का सबसे, ये अरुणाचल प्रदेश की साइड आता है किबिथु, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। गौर माता पश्चिमी बिंदु, इंदिरा कॉइल उत्तरी बिंदु, और दक्षिण दक्षिण का सबसे पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र के मामले में किस क्रांतिकारी को सजा नहीं दी गई थी फांसी की? आप लोग जानते हैं लाहौर षड्यंत्र में ये जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, कहते हैं ना भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी, तो इन दोनों को लाहौर षड्यंत्र के तहत ही फांसी दी गई थी। जबकि ये बुकेश्वर दत्त जो थे, ये इस जो है क्रांतिकारी जो सभा थी इसमें शामिल नहीं थे, तो इनको फांसी नहीं दी गई थी। सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र में फांसी दी गई थी, बुकेश्वर दत्त को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत चोटी या पर्वतमाला जिसे कहते हो आप, पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो आप लोग जानते हैं नंदा वे देवी भारत में है, अरावली राजस्थान में है, त्रिशूल भी है साउथ की तरफ, लेकिन ये जो गोसैंथन है ना, ये गोसैथन, ये भारत की पर्वतमाला नहीं है। ये कहाँ पे है? तो ये हिमालय नेपाल में है, सॉरी, है ना। गोसैथन ये नेपाल की साइड में आ जाता है, और ये तीनों भारत की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक जो है प्रभावित होता है? मतलब मृदा अपरदन सबसे ज्यादा भारत के किस क्षेत्र में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल की घाटी, ठीक है। चंबल की घाटी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मृदा अपन यानी कि कटाव, ये कहाँ है? ये राजस्थान की साइड हो जाता है। आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव कहाँ होता है? जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं, और राजस्थान ही ऐसी जगह है जहाँ पर रेत है ना, सैंड है, बालू के टीले हैं, तो यहीं पर जो है मृदा अपरदन, यानी कि ये मिट्टी को पकड़ नहीं सकते ना, पौधे होते हैं जहाँ वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं जिससे मिट्टी कम उड़ती है, लेकिन इसीलिए जो है मृदा अपरदन राजस्थान में ज्यादा होता है और चंबल की घाटी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आप लोग जानते हैं हीराकुंड बांध जो है सबसे जो है ऊंचा लंबा बांध है भारत का। तो ये महानदी कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में महानदी है, और यहीं पर इसी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। अगर सबसे ऊंचा बांध पूछे, ये तो लंबा बांध है, सबसे ऊंचा बांध पूछे तो ये टिहरी बांध है। टिहरी बांध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टी की ही आकृति का है, और ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ये उत्तराखंड में आ जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर जो है उत्तराखंड आ जाएगा। और हीराकुंड बांध ये महानदी में। बात करें अगर नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी हमारी भारत की 5वीं सबसे अच्छी बड़ी नदियों में गिनी जाती है। नर्मदा नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो ये ताप्ती नदी है, ताप्ती, और इस नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है ना। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और ये पश्चिम की ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में गिनी जाती है। ब्रह्मपुत्र तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है ना। और व्यास रिवर पर एक पोंग बांध है। पोंग बांध, ये व्यास रिवर जो है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगी हुई एक रिवर है, ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, तो पोंग बांध यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो ये कंपनी, यानी कि या फिर पूछे बंगाल का पहला जो है गवर्नर कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। इसी के काल में, कब? 1764 में, तो ये 1764 में बंगाल का बक्सर का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया। फिर उसके बाद 1772 में इसे खत्म किसने किया? 1772 में ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। कब? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने इसे खत्म किया। रॉबर्ट क्लाइव के काल में बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जो ये राजा राम मनोहर लोहिया थे ना, इनके साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था, और ठगी प्रथा का, सती प्रथा और ठगी प्रथा का उन्मूलन
इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मनोहर के साथ मिलकर किया। और लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग ये जब दिल्ली की जो स्थापना हुई, जब इसे दिल्ली को राजधानी बनाया गया, स्टेट है ना, भारत की राजधानी, ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में ही बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत सभी व्यक्ति पूरी तरह से और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत किस रूप में माना जाता है? मतलब ये एक कथन है, ये सिद्धांत भी है। आप लोग जानते हैं जो चीज हमें सार्वभौमिक होती है ना, तो यूनिवर्सल जो ट्रुथ होता है, मतलब जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक है, और ये जो है सूर्य जो है ग्रह है, तो ये सब जो सर्वमान्य तथ्य है कि जो पृथ्वी है ये चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य के, ऐसे जो सर्वमान्य तथ्य है, ऐसे ही है कि सभी जो मानव है समान रूप से मानव है सभी व्यक्ति, तो ये भी एक सार्वभौमिक सत्य ही है। यूनिवर्सैलिटी एक ट्रुथ है जो कि जो मानव है ये प्रकृति से ही जो है सभी मानव है ना, सभी व्यक्ति, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ है। यही पूछा गया है ये किस कैटेगरी में आएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, और ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि देखो, अब आप ये सोचोगे कि सभी व्यक्ति पूरी तरह से समान है, तो आप क्या करोगे, समाजवाद, क्योंकि समाजवाद में सबको समान समझते हैं, लेकिन नहीं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सभी जो है मानव व्यक्ति मानव है, तो इसलिए सार्वभौमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। हर ऑप्शन से जो है मैं जीके या जितने भी उसके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं डिस्कस करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। मैं डेली बेसिस पे जो है वीडियो अपलोड करती हूँ, और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो की जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मैं वही सेट्स लेती हूँ जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, और ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।